everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसे लिखा है नितिन सिंघानिया सर ने। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस और प्रीलिम्स की दृष्टि से। मेंस के अंदर हमारे जीएस पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट को ये कवर करती है। वैसे तो ये भारतीय इतिहास के साथ में हम इसे कनेक्ट करके पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अलग से जब कुछ पॉइंट हमें कला के बारे में जानने होते हैं तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए इस बुक को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। कल हमने हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला को देख लिया था, जिसके अंदर हमने भवनों के निर्माण और वहाँ की नगर निर्माण योजना को अच्छे से देख लिया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर मूर्ति कला को समझेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी व्यापक पैमाने पर कांसे की ढलाई प्रथा की साक्षी थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता हम सब जानते हैं, ये कांसे, इसको कांस्य प्रथा भी कहते हैं ना, कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता था। उस वक्त कांसे की ढलाई काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। कांसे की मूर्तियों को क्या किया जाता था? लुप्त कांसे की मूर्तियों को लुप्त मोम तकनीक के द्वारा उपयोग करके बनाया था। कांसे की मूर्तियाँ बनती कैसे थी? क्या उनको डिज़ाइन किया जाता था? ये क्या करते थे? मोम तकनीक का यूज़ करते थे। कौन सी तकनीक का? मोम। ठीक है, मोम तकनीक का यूज़ किया करते थे कांसे की मूर्तियां बनाने के लिए। ठीक है, करते कैसे थे ये लोग? क्या करते थे, जो मूर्तियां होती थी, मिट्टी की मूर्तियों को पहले गीली मिट्टी का लेपन चढ़ाते थे मोम की मूर्तियों को। ठीक है, मोम की मूर्ति बनाते थे। मोम की मूर्ति बना के उसके ऊपर गिल्ली मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था और फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता था। जब वो मिट्टी सूख जाती थी तो उसको गर्म कर दिया जाता है, ताकि अंदर वाली जो मोम है, अब ये मोम थी, मोम के ऊपर ये आवरण चढ़ा हुआ है मिट्टी का, तो जब ये मिट्टी वाला आवरण सूख जाएगा और इसको जब हम गर्म करेंगे तो अंदर वाली मोम जो हो जाएगी वो पिघल जाएगी। पिघल जाने के बाद में इस मूर्ति के एक साइड में क्या करेंगे? छेद कर देंगे और उस छेद से मोम को तो बाहर निकाल देंगे और उसी छेद से पिघले हुए कांसे को अंदर डाल देंगे। ठीक है, पिघले हुए कांसे को अंदर डाल देंगे और जब ये कांसा ठंडा हो जाएगा और फिर इस मिट्टी का लेप उतार दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? जिस आकार की मूर्ति मोम की थी, जिस तरीके की मोम की मूर्ति बनी हुई थी, वैसी ही आकृति वाली धातु की मूर्ति तैयार हो जाएगी। क्लियर है? सबसे पहले ये मोम की मूर्ति बनाते थे। मोम की मूर्ति बना के ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया। मिट्टी का लेप सूखने के बाद में इस मोम को गर्म करके पिघला के एक छेद से निकाल देते थे उस मूर्ति के, और उसी छेद से धातु डाल देते थे। कौन सी धातु? कांसे की धातु डाल देते थे। ठीक है, जब ये धातु सूख जाती तो मिट्टी का लेप उतार दिया जाता और कांसे की मूर्ति तैयार हो जाती। ठीक है, ऐसी ही तकनीक का प्रयोग हमारे देश में भी आज किया जाता है। फिर उसके अलावा टेराकोटा की मूर्तियां भी हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, टेराकोटा की मूर्तियां बनाने के लिए पक्की हुई मिट्टी का यूज़ किया जाता था, पक्की हुई मिट्टी का। तो टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो कांसे की मूर्तियों की तुलना में कम है। कांसे की मूर्तियां ज़्यादा है, लेकिन टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां वो कम है, क्योंकि इनका जो आकार होता था वो शेप नहीं ले पाता था, क्योंकि पकी हुई मिट्टी थी, है ना। जैसे ये फेस बना दिया और इसके ऊपर बस यूँ ऐसे आंखें लगा दी, चिपका दी और नाक लगा दिया और यूँ मुंह बना दिया। इस तरीके का ये पकी हुई मिट्टी की आकृति बन पाती थी। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया होगा आपको। पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता था। कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां हमें कम मिली है। इनका आकार और इनका जो रूप होता था वो अनगढ़ होता था। ठीक है, अच्छा नहीं होता था। पिंचिंग विधि का प्रयोग करके इसको बनाया जाता था। तो बहुत सारी टेराकोटा की मूर्तियां हमें गुजरात और कालीबंगा के स्थलों से मिली है। आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, है ना। फिर बात करते हैं मोहरे। कौन सी हमें मोहरे मिली है? ज़्यादातर हमें आयताकार मोहरे मिली हैं। वृगाकार मूर्तें भी मोहरे भी मिली है, लेकिन गोल मोहरे बहुत कम मिली है। चौरस मोहरे जो होती है, ये गोल मोहरे बहुत कम मिली है। चौरस इस तरीके की मोहरे बहुत ज़्यादा मिली है। पुरातत्वविदों को उत्खनन स्थलों से अलग अलग प्रकार की मोहरें मिली है। जहां अधिकांश मोहरें वृगाकार है, तो वहीं त्रिकोणीय, आयताकार और वृत्ताकार मोहरों के उपयोग के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। आयताकार और वृत्ताकार मोहरों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादातर मोहरें वृगाकार मिलती हैं, ऐसे वृग, समझते हैं ना। और आयताकार यूं होता है ऐसे, जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई से। ठीक है, और वृगाकार तो गोल ही होती है। तो हमें वृगाकार तो मिलती हैं, लेकिन आयताकार और वृत्ताकार भी मोहरें मिली हैं। कुछ मोहरें बनाने के लिए
किसका यूज़ किया जाता है? तल, जो नदी के तल के अंदर हमें मुलायम पत्थर मिलते हैं ना, गोल गोल पत्थर जो होते हैं स्टेटाइट, उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। लेकिन आकेट, चर्ट, तांबा, फाइंस और टेराकोटा की मोहरें भी हमें मिली है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होती है, फाइंस क्या होता है, वो मिट्टी का लेप चढ़ाकर बनाई जाती है, ठीक है, मिक्स करके 2-3 पदार्थों का। और चर्ट भी पत्थर होता है, आकेट भी एक तरीके का पत्थर होता है, इनकी हमें मोहरें मिली है। उसके अलावा सोने की और हाथी के दांत की मोहरें भी मिली है। कौन कौन सी मोहरें मिल रही है? मोहरें ज़्यादातर हमें किसकी मिली है? जो नदी के तल के अंदर स्टेटाइट पत्थर मिलते हैं ना, छोटे मुलायम पत्थर, उनकी बनी हुई मोहरें थी। लेकिन उसके अलावा आकेट, चर्ट, तांबा, फाइंस की भी मिली है, लेकिन सोने और हाथी के दांत की हमें भी मोहरें मिलती है, ठीक है। अधिकांश मोहरों पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है, अधिकांश मोहरों पर चित्र बने हुए हैं, अक्षर भी बने हुए हैं। अक्षर हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, इसीलिए हमें पता नहीं है कि इन्होंने कौन सी भाषा लिखी है, क्या इन्होंने लिखने की कोशिश की है उसके ऊपर, ठीक है। मोहरों के ऊपर लिखा कैसे, जैसे कि ये स्टार्ट करें यहाँ से लाइन लिखना स्टार्ट करें, फिर ये यहीं से यूं कर देंगे, यूं लिखी जाएगी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यूं लिखी गई है लिपि, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है आज तक। ओके, क्लियर है। इन जो मोहरें हैं, इन मोहरों पर काफ़ी पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे बैल, गैंडा, बाघ, हाथी, भैंस, बाइसन, बकरी, मगरमच्छ आदि चित्र मिले हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर तो हमें वो जो एक सींग वाला जो जानवर है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन उसे कहा गया है कि ये एक काल्पनिक पशु है ना। कहीं कहीं पर हमें एक सींग वाला गैंडा भी देखने को, गैंडा नहीं है, गैंडा नहीं कह सकते, एक सींग वाला कुछ अलग ही पशु है जिसकी आकृति, एक सींग वाला घोड़ा है ना, उसकी आकृति भी देखने को मिलती है। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उसके अंदर लास्ट के अंदर एक जानवर दिखाया जाता है, वो जानवर जो है वो काल्पनिक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए उसके अलावा एक मोहर इस तरीके की मिली है जिसके अंदर छेद निकला हुआ है। एक छेद निकले वाली मोहर हमें शव के पास से मिली है। वो क्या बताती है? वो या तो ताबीज के रूप में यूज़ किया जाता होगा उसका, उस मोहर का, या फिर जो लोग काम करते थे उनकी बाजू पर, जैसे कि कुली के बाजू पर एक साइन बना होता है ना, कुली जो होते हैं सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन पर, है ना, उनकी बाजू के ऊपर वो बनाया होता है ना, साइन दिया होता है कि ये कुली है ना, इतने नंबर कुली है। उसी तरीके से ये जो धारक होते थे, इनकी पहचान के रूप में ताबीज़ का प्रयोग किया जाता होगा, है ना, मोहर का यूज़ किया जाता होगा। क्लियर है, मुझे लगता है मोहर आपको समझ आ गई। हमें मोहरें अलग अलग प्रकार की मिली है, जिसके अंदर वर्गाकार सबसे ज़्यादा है। उसको बनाने के लिए नदी के तल में जो पत्थर मिला है, स्टेटाइट पत्थर, उसका यूज़ किया गया है। लेकिन उसके अलावा फाइंस, तांबे, हाथी के दांत और सोने की मोहरें भी मिली हैं, ठीक है। मोहरों का यूज़ किस लिए किया जाता होगा? मोहरों का यूज़ किया जाता था व्यापार के लिए, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे जब ये सामान भेजते थे उस वक्त मोहरों का यूज़ करते थे। लेकिन हमें छेद वाली जो मोहर मिली है उससे हमें पता चलता है कि मोहरों का यूज़ ताबीज़ के रूप में किया जाता होगा, या फिर जिसने इस ताबीज़ को धारण किया उसकी पहचान के रूप में किया जाता है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से यूज़ किया जाता था मोहर का। फिर बात आती है मृदभांड की, ठीक है। मृदभांड काफ़ी फेमस है। दो तरीके के मृदभांड हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है, एक तो सादे मृदभांड और दूसरे चित्रित मृदभांड, ठीक है। चित्रित जो मृदभांड है, ठीक है, उसके अंदर लाल, जैसे आज भी हमें मटके देखने को मिलते हैं ना, लाल मटके होते हैं, उसका जो बेस होता है वो तो लाल होता है, रेड होता है, और ऊपर उसके ऊपर डिज़ाइन जो होते हैं वो काले रंग के बनाए होते हैं। तो इस तरीके के बर्तन भी हमें मिले हैं, ठीक है, जिसकी पृष्ठभूमि तो लाल रंग की होती है और उसके ऊपर काले रंग का डिज़ाइन बना दिया जाता है। इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर पेड़ भी बनाए गए हैं, पक्षियाँ, पशु, इन सब की आकृतियाँ बनाई है। ज्यामिति प्रतिरूप, जैसे ये मटका भी बनाया था ना, इस तरीके से इसके ऊपर ज्यामिति, जैसे यूं करके ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते थे, ठीक है। इन सब चित्रों का वर्णन किया गया था। ओके, ज़्यादातर जो बर्तन है हमें मृतक के पास मिले हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं ना हिंदू अपने समाज के अंदर कि जब अंतिम संस्कार होता है तो साइड में एक व्यक्ति घड़ा लेकर, है ना, उसके चारों तरफ मटके से पानी की कार करता रहता है और लास्ट में उस मटके को फोड़ देता है ना, और अस्थियां भी एक छोटे मटके के रूप में लेके जाई जाती है। तो ये जो है मृद भांडों का जो अस्तित्व है और उसकी जो संस्कृति है मृद भांड की, वो आज की सभ्यता के अंदर भी देखने को मिलती है ना। अधिकांश जो मृद भांड है वो हमें कहाँ मिले? मृतक के पास मिले हैं। लेकिन कुछ कुछ जो
मृदभांड है, जो सिंपल मृदभांड होते थे उनका यूज़ पानी या फिर अनाज रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो बिल्कुल छोटे होते थे, बिल्कुल छोटे मृदभांडों का यूज़ सजावटी प्रयोजनों के लिए किया जाता था, जैसे शो पीस आज भी रखते हैं ना हम लोग, है ना, वही बात। छोटे पात्रों का यूज़ सजावटी प्रयोजन के लिए किया जाता था। और एक तल में बड़े छेद, पल लिखा गया यहाँ पर, तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छोटे छेदों वाले हमें मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेदों वाले, जैसे कि यूं एक बर्तन है, बड़ा बर्तन है, ठीक है, उसके तल में छेद है एक तो, और साइडों में छोटे छोटे छेद हैं। इसके ये किस लिए यूज़ होता था? ये शराब को उलटने के लिए, शराब को बनाने के लिए इस बर्तन का यूज़ किया जाता था। क्लियर है? मृदभांड हमें दो प्रकार के मिले, सादे मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चित्रित मृदभांड कौन से थे? लाल और काले रंग के, जिसके ऊपर अलग अलग आकृतियां बनाई जाती थी। ज़्यादातर मृदभांड हमें कहाँ मिले हैं? शवों के पास में मिले हैं। क्लियर है? फिर बात आती है आभूषण की। तो आज भी आभूषण तो पहनते ही हैं, है ना। हड़प्पा के लोग जो थे आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं का यूज़ करते थे। ठीक है, मूल्यवान धातुओं का यूज़ किया करते थे और हड्डियों का भी यूज़ करते थे। मूल्यवान धातुओं से लेकर, सोने से लेकर हड्डियों तक के आभूषण बनाए हैं। और पकी हुई मिट्टी के, ठीक है, पकी हुई मिट्टी के, जो लोग गरीब होते थे वो पकी हुई मिट्टी के आभूषण बने हुए पहन लेते, और जो लोग अमीर होते थे, धनवान होते थे, वो महंगे आभूषण पहन लिया करते थे। आज वाली है जो आर्टिफिशियल पहनते हैं वो इतना रिच नहीं होता, और जिसके पास ज़्यादा सोना है वो ज़्यादा रिच होता है, यही बात है। ठीक है, उस वक्त पुरुष और महिलाएं दोनों ही गले में पहनते थे, आज भी पहनते हैं। जेंट्स चैन पहनते हैं ना गले में, है ना, डिज़ाइनर, और लेडीज़ भी पहनती है गले में। और बाजूबंद औरतें पहनती थी, और अंगूठियां आज भी लेडीज़ भी पहनते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं। लेकिन करधनी, झुमकी, करधनी वो कमर पे बांधने वाला जो होता है, ठीक है, वो झुमकी और पायल ये केवल महिलाएं पहना करती थी। और आज भी ये सिस्टम हम देखते हैं, करधनी, झुमकी और पायल जो है वो केवल महिलाएं पहनती हैं। अंगूठियां भी जेंट्स पहनते हैं, और जो ये हमारे कंठहार जो होते हैं, कंठहार गले वाली चेन को बोलते हैं, वो भी जेंट्स भी पहनते हैं। तो ये सब जो आज का जो सिस्टम चल रहा है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के आधार से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आज के सिस्टम का आधार हम कह सकते हैं भारतीय सभ्यता के अंदर। क्लियर है? मुझे लगता है ये आज का पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।